हेलो बच्चों, आज हम आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चैप्टर 1 जो है हमारा सेल के बारे में, वो हमारे क्लास 9th में दिया था, तो आप वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे जिसका हाई वेटेज है, हमारा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में सबसे पहले क्या आता है, हमारा क्रोमोसोम आता है। क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। आज हम माइंड मैप सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन शॉट में पूरा लेक्चर समझाया जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है उसका पहले डेफिनेशन देखिए। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्रोमोसोम जो होता है वो किससे बनता है, क्रोमेटिन से बनता है, क्रोमेटिन फाइबर से। तो क्रोमेटिन फाइबर कहाँ पे होता है, वो हमारा सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, जब हमारा सेल डिवाइड होता है, डिवीजन फेज में हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस्ड होके, हाईली कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमोसोम में जब कन्वर्ट होता है वो एक कलर्ड बॉडी में कन्वर्ट होता है। क्रोमोसोम क्या है, एक कलर्ड बॉडी है, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमेटिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोल रहा है कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है कहाँ से बनता है, क्रोमेटिन से बनता है। क्रोमेटिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करूंगा माइंड मैप सीरीज में। आपको जो शॉर्ट नोट यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जो क्रोमेटिन है, वो क्रोमेटिन किस किस से बनता है, हिस्टोन प्रोटीन से बनता है एंड डीएनए से बनता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कितना परसेंट है, यहाँ पे देखिए 60% है। हिस्टोन प्रोटीन जो है यहाँ पे 60% है, और डीएनए कितना परसेंट है, 40% है। व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब क्या, जब सेल डिवीजन फेज में नहीं होता है, मतलब जब सेल डिवीजन फेज, मतलब सेल डिवीजन फेज जो हमारा इंटरफेज एंड एम फेज है, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, तो वहाँ पे हमारा क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है हमारा क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब वहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन 60% रहता है और डीएनए जो है 40% रहता है। ठीक है, जब हमारा क्रोमेटिन को हम डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। देखिए क्रोमेटिन जो है, ये जो हमारा ये क्या है, सेल है, ये क्या है, एक सेल है, एनिमल सेल। उसके अंदर जो है क्या है, ये एक न्यूक्लियस है। क्या है, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में पाया जाता है क्रोमोसोम सेल के अंदर। यहाँ पे जो इसका दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, यहाँ पे देखिए ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, दोनों यहाँ पे जो पॉइंट पे मिले हैं, जो पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मिले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर मतलब जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू क्रोमेटिड्स, और यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी है। ठीक है, तो आइए क्रोमोसोम के बारे में कुछ और जान लेते हैं, क्रोमोसोम का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले क्रोमोसोम, जबकि मैं आपको भी बताया था कि कलर्ड बॉडी है, क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी है, मतलब वो कलर को गेन कर लेता है। और क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, हमारा जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। क्रोमोसोम को सबसे पहले हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, 1882 में डिस्कवर किया था, वॉल्टर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट, समझे। और उन्होंने किसमें डिस्कवर किया था, लार्वा ऑफ सैलमेंडर, सैलमेंडर का जो लार्वा है उसमें डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमोसोम को। फिर प्लांट सेल में कौन डिस्कवर किया, कार्ल विलियम ने डिस्कवर किया 1842 में। 1842 में कार्ल विलियम ने प्लांट सेल में डिस्कवर किया, और कार्ल विलियम एक स्विस बोटेनिस्ट थे। ठीक है, बोटेनिस्ट और जोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल पे स्टडी करते हैं, बोटेनिस्ट मतलब जो लोग प्लांट पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कार्ल विलियम जो थे वो एक बोटेनिस्ट थे, स्विस के रहने वाले थे। ठीक है, क्रोमोसोम को नाम किसने दिया, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। देखिए जर्मन साइंटिस्ट जो थे वॉल्टर फ्लेमिंग, उन्होंने डिस्कवर तो कर लिया था एक कलर्ड बॉडी नाम का कोई चीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जब डिवीजन टाइम होता है न्यूक्लियस का, तब कलर्ड बॉडी नाम का कोई चीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने। इसके अंदर सेलेमेंडर के अंदर, मतलब एनिमल के अंदर। प्लांट के अंदर कौन डिस्कवर किया था, कार्ल विलियम ने डिस्कवर किया था। कब, 1842 में डिस्कवर किया था। वही कलर्ड बॉडी है जो प्लांट के अंदर भी पाया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। बट उन्होंने नाम नहीं दिया था, नाम को कौन दिया था, देखिए यहाँ पे वाल्डेयर ने दिया था, WALDER लिखा है वहाँ पे।
वाल्डियर ने 1888 में दिया था क्रोमोसोम को, जो मतलब वो जो कलर्ड बोर्ड है उसको क्रोमोसोम बोल के नाम दिया था, ठीक है। तो हमारा देखिए क्रोमोसोम के बारे में हम इतने बात कर ले, तो क्रोमोसोम है क्या, इसका काम क्या है। क्रोमोसोम क्या करता है, जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जीन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है, फिर से सुनिए, क्रोमोसोम जो है हमारा जीन को, हमारे बॉडी में जो जीन्स होते हैं उसको पेरेंट्स के बॉडी से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों के बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वो कैसे करता है, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। आपको पता है ना, हमारे क्रोमोसोम में डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए को हेल्प करता है वो जीन्स को सिक्योरली लेके हमारा ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। डीएनए 40% है, लेकिन डीएनए का काम यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो डीएनए है उसके अंदर जीन को रख के डीएनए यहाँ पे आज क्या प्लाज्मिड के हिसाब से काम करता है, ठीक है, मतलब वेक्टर के हिसाब में काम करता है। डीएनए क्या करता है, क्रोमोसोम के अंदर रह के हमारा जो जीन है उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे और देखिए क्रोमोसोम, ये सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है जिसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम को हम सैट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, SAT सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। वो किस तरह का क्रोमोसोम होता है, जब एक क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक डॉट जैसे एक बर्ड जैसे रहता है, तो ये बर्ड को क्या बोलते हैं हम, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं या फिर सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में हमारे पास 3 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स और एक होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, या फिर हम उसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और एक होता है हमारे पास टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर मतलब आपको मैं बताया था कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटासेंट्रिक होता है वो क्या होता है, उसका सेंट्रोमियर जो होता है सेंटर पे होता है, और वो उसका जो आर्म्स होते हैं, एक क्रोमोसोम का आर्म्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे होता है सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं, ये 2 जो होते हैं उसका आर्म होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपर आर्म, और ये 2 जो होते हैं इसको हम बोलते हैं लोअर आर्म, ठीक है। तो क्रोमोसोम का अपर आर्म ये होता है, लोअर आर्म ये होता है। तो इसका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का क्या होता है, इक्वल आर्म्स होते हैं। ये किस तरह का दिखता है, देखिए हम यहाँ पे बताते हैं। ये होता है एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें ये जो 2 आर्म है और ये जो 2 आर्म है इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सैटेलाइट जैसे बर्ड्स निकले होते हैं इस क्रोमोसोम पे, ठीक है। क्या होते हैं ये सैटेलाइट, ये क्या होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्या होता है आर्म्स होते हैं, ठीक है, इक्वल आर्म। ये जो एक क्रोमोसोम है यहाँ पे देखिए, इसके जो अपर आर्म और लोअर आर्म है ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं। फिर यहाँ पे जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम या फिर हम इसको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है, इसका एक आर्म छोटा होता है और एक आर्म बड़ा होता है। छोटा आर्म जो होता है वो ऊपर होता है और बड़ा आर्म जो होता है वो नीचे होता है। ये कैसे दिखता है, देखिए ये जो होते हैं ये दोनों क्या है, लॉन्ग आर्म है, और ये दोनों है शॉर्ट आर्म, ठीक है। फिर आता है हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो टिप पे होता है, मतलब एंड पे होता है। ये किस तरह दिखता है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सिर्फ अपर आर्म होता है या फिर लोअर आर्म होता है, दोनों आर्म नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है तो यहाँ पे दोनों सिर्फ दो ही आर्म है, अपर आर्म होगा या फिर ऐसे होगा, अपर आर्म लोअर आर्म नहीं होगा, या फिर लोअर आर्म होगा अपर आर्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप का क्रोमोसोम होता है, एक होता है मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो हमारा सिंथेसिस, प्रोटीन एंड मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंजाइम सिक्रेशन में हेल्प करता है, आज वेल आज हमारा जो है मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। फिर होता है हमारा सेल डिवीजन।
क्रोमोसोम जो है हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे कि आपको पता है जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है वहाँ पे हमारा क्रोमोसोम ही डिवाइड होता है, ठीक है। क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिन में डिवाइड होता है, फिर वो दो जो सिस्टर क्रोमेटिन है वो फिर नया सेल्स बनाते हैं, फिर वो नया सेल्स फिर डिवीजन करते हैं, ऐसे एक साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन करके ही वो हमारा जो जीन्स को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लेता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेता है। फिर यहाँ पे क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। क्रोमोसोम जो यहाँ पे है सेक्स डिटर्मिनेशन करने में जो हेल्प करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है वो यहाँ पे हम समझेंगे। फिर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फादर का जो नोज है वो उसका सन का नोज के साथ इक्वल हो रहा है। उसका मतलब क्या है, देखिए जो फादर का नोज का जो जिन है वो जो जिन है उसका सन का सन के अंदर ट्रांसफर हो गया, इसीलिए उसका सन का भी नोज फादर के जिन के जैसे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन फिर कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसका मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर में होते हैं, ठीक है। 23 पेयर में होते हैं। इनमें से क्या होता है, 22 पेयर जो है हमारा ऑटोजोम है, ठीक है। क्या है, 22 पेयर जो है यहाँ पे हमारा ऑटोजोम है, और एक पेयर जो है ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। एक जो पेयर है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे जो 22 पेयर है ये हमारा क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर ऑफ सेल्स में हेल्प करते हैं, बॉडी का ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेल का ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेल रिपेयर में हेल्प करते हैं। जब भी हमारे स्किन में कोई कट लग जाता है तो उसको रिपेयर में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, एंजाइम सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। ये जो ऑटोजोम है उसका काम है। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारा सेक्स हार्मोन सिक्रेट, जो हमारा सेक्स गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट है, वहाँ पे ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जीन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम मेल का है और कौन सा क्रोमोसोम फीमेल का है, मतलब कौन कौन सा क्रोमोसोम अगर एक ह्यूमन बींग के होगा अंदर होगा तो वो मेल होगा, और कौन कौन सा क्रोमोसोम एक फीमेल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो वो फीमेल होगा। वो कैसे पता लगाते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वन पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे एक क्रोमोसोम और यहाँ पे एक क्रोमोसोम। तो ये अगर दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक्स एंड एक्स हैं, दोनों के दोनों क्रोमोसोम अगर एक्स एंड एक्स हैं तो वो क्या होता है, फीमेल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है, फीमेल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फीमेल की बॉडी में एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल की बॉडी में क्या होते हैं, देखिए अगर ऐसे एक 2 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर एक एक्स है और एक वाई है, अगर एक एक्स है और एक वाई है तो यहाँ पे क्या होता है, मेल ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट होता है, मतलब ये मेल का बॉडी बोल के माना जाता है, ठीक है। अगर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल होता है, और एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे करते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे कैसे हमारा डीएनए में जीन ट्रांसफर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 8 हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन कैसे अरेंज होकर रहते हैं क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए 40% रहता है और हिस्टोन प्रोटीन 60% रहता है, तो वो दोनों कैसे अरेंज होकर रहते हैं क्रोमोसोम के अंदर वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखिए डीएनए है, डीएनए जो रेड कलर में बना है ये है डीएनए है। डीएनए क्या हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड हुआ है। यहाँ पे जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये सर्कल्स क्या हुआ है, ये सर्कल्स है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे देखिए 8 हिस्टोन प्रोटीन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं ये आपके आगे हैं और 4 हिस्टोन प्रोटीन पीछे हैं, मतलब 4 आगे हैं और 4 पीछे हैं हिस्टोन प्रोटीन। उसके ऊपर क्या है, डीएनए रैप्ड हुआ है। देखिए जो डीएनए है ये यहाँ पे रैप्ड हुआ है, और यहाँ से फिर है कि इधर और एक हिस्टोन ऑक्टामर है, इसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं या फिर हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। ऑक्टामर का मतलब क्या होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन जब अरेंज होकर रहते हैं तो हम उसको ऑक्टामर बोलते हैं, या फिर हम उसे 8 हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हिस्टोन ऑक्टामर है या फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन है, वहाँ पे क्या होता है, डीएनए ऐसे रैप्ड होकर रहता है, इसलिए प्रोटीन एंड हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर हाईली कंडेंस्ड होकर रहते हैं, ठीक है। फिर हम समझते हैं जीन्स क्या होता है। जीन्स मतलब जो डीएनए का वो सेगमेंट जहाँ पे जीन
रह के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। इसका मतलब क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, जीन बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मैं भी जो समझाया था कुछ देर पहले कि कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, जैसे कि फादर का नोज का कैरेक्टर हो गया, तो फादर का नोज जिस तरह से है वैसे ही उसका चाइल्ड का भी नोज होगा। अगर वो नोज का कैरेक्टर अगर ट्रांसफर हुआ होगा किसमें, जीन में, तो अगर जीन का मतलब क्या होता है, डीएनए का वो सेगमेंट जिस सेगमेंट पे कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है, इस डीएनए में इस सेगमेंट में कोई एक जीन है, वो जीन क्या होता है, नोज का जीन होगा, या फिर आई होगा, आई एक जैसे दिखते होंगे, या फिर टीथ जो हमारा ईयर एक जैसे होंगे, या फिर कलर एक जैसा होगा। कोई भी जीन यहाँ पे रह के जो डीएनए है, डीएनए में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, जीन बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का जो एक्सरे इमेज था वो किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक वुमेन साइंटिस्ट थे जो कि डीएनए को डिस्कवर किए थे, लेकिन इसका जो डिस्कवर का जो क्रेडिट है वो दूसरे साइंटिस्ट को जाता है। वो क्यों जाता है, मैं आपको क्लास 11-12 में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 10th क्लास में बस इतना ही दिया है। और माइंड मैप सीरीज में वन शॉट में हम कैसे भी करके चैप्टर को जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपके क्लास 10 के सिलेबस में है। सबसे पहले देखिए डीएनए का जो डेफिनेशन होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके जैसे और एक सेम हमारा क्रोमोसोम के अंदर होता है, जो एक सिंगल सेल होता है, उसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है, आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी यहाँ पे क्यों वर्ड लगा है, ये आपको डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वहाँ पे पता चलेगा कि डीऑक्सी क्यों लगा है, ठीक है। क्या है, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले देखिए डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है, यहाँ पे जो पेंटागन बना है, ये पेंटागन क्या है, पेंटोज शुगर है। ये होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन से ये जो बॉन्ड्स बने हैं, ये बॉन्ड में सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड OH लगा है। यहाँ पे जो ग्रुप लगा है, ये जो ग्रुप है ये हमारा फॉस्फोरस ग्रुप है, PO4 माइनस। ये जो ग्रुप है बच्चों, ये है फॉस्फोरस का ग्रुप, ये है नाइट्रोजनस बेस। जिस नाइट्रोजनस बेस में हमारा 4 ठो बेस आते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमाइन, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस इस साइड में लगा है, इस साइड में क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है, और ये बीच में क्या है, पेंटोज शुगर है। इसको अगर हम और अच्छे से देखना चाहेंगे तो ये जो बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए आपका बुक में ऐसे दिया होगा, इस तरह को दिया होगा, तो कंफ्यूज मत होना। इस तरह दिया है, ये क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, ये होता है नाइट्रोजनस बेस, ये होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, PO4 माइनस बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। और एक फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर को जो बॉन्ड जोड़ता है ना, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मतलब उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए जब पॉलीमराइज होता है, मतलब डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है, वो 2 स्ट्रैंड को जब डीएनए का हम तोड़ते हैं, तो किसको तोड़ते हैं, ये बैकबोन को तोड़ते हैं। ये बैकबोन को कौन तोड़ता है, न्यूक्लियस तोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जब बैकबोन को तोड़ेगा तब क्या होगा, डीएनए का 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं डीएनए का जो 3 बेसिक मॉलिक्यूल्स है। डीएनए 3 बेसिक मॉलिक्यूल से बना है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरस, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फोरस क्या है और नाइट्रोजनस बेस क्या है। पेंटोज शुगर क्या है, उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, C5H10O4, मतलब 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस तरह बनता है। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, ठीक है। 5 कार्बन रहता है, हाइड्रोजन 10 रहते हैं, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन रहते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन इधर जुड़े रहते हैं। तो C5H10O4 ये होता है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस ग्रुप होता है, जो कि यहाँ पे पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है, फॉस्फोरस ग्रुप। और होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन जो है, प्यूरिन में एडेनिन आता है एंड गुआनिन आता है। पायरिमिडिन में क्या होता है, थायमिन एंड साइटोसिन आता है। प्यूरिन में एडेनिन आता है एंड गुआनिन आता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्योर क्या होता है, आग होता है। प्योर क्या होता है, आग होता है। आग मतलब A एंड G। A में क्या होता है, एडेनिन, G में क्या होता है, गुआनिन।
पायरिमिडिन में क्या होता है, थायमिन एंड साइटोसिन, टी एंड सी, थायमिन एंड साइटोसिन। अब देखते हैं हम जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसमें मोलिकुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर बना है बिल्कुल वैसे ही हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड में भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन है, बस यहाँ पे देखिए सिर्फ हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है डीऑक्सी। क्या होता है ये डीऑक्सी होता है। डीऑक्सी मतलब क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुआ है। यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेस लगेगा, नाइट्रोजनस बेस रहता है। यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस ग्रुप रहता है PO4 और यहाँ पे OH रहता है हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे भी और एक OH रहता है। तो यहाँ पे जो OH है और यहाँ पे H है, यही दोनों डिफरेंस है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में, मतलब सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड में। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, यहाँ पे देखिए OH ग्रुप रहता है और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, जिसके वजह से DNA को सिलेक्ट किया गया जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में। लेकिन यहाँ पे RNA को चूज नहीं किया गया। क्यों चूज नहीं किया गया, क्या ये जो RNA है ना, RNA क्या करता है, हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब लीक हो जाता है तब हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, लेकिन DNA उसे लीक नहीं करता है, इसलिए DNA को सिलेक्ट किया गया यहाँ पे। DNA से पहले RNA डिस्कवर हुआ था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA देख लेते हैं। DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका कितना लेंथ है, एक DNA कितना लेंथ का होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। 34 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 नैनोमीटर, 10⁻10 नैनोमीटर का होता है, मतलब मीटर का होता है, 10⁻10 मीटर का होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 10⁻10 मीटर का होता है 34 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे बेस है DNA में, ये सब जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ये सब क्या है, नाइट्रोजनियस बेस है। नाइट्रोजनियस बेस मतलब ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमाइन, ये सब का बेस है, ठीक है। ये जो बेस है, बेस कैसे बनता है, जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन होता है उसके बीच में 3 ऐसे बॉन्ड होते हैं, एंड एडेनिन एंड थायमाइन होता है उसके बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। ये जो 3 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड, ये जो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड किस चीज़ से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है। ये जो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड है, एडेनिन थायमाइन के बीच में जो बॉन्ड है, किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है। इसी बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस एक एंजाइम है जो यहाँ पे कट करता है दोनों DNA स्ट्रैंड को, ठीक है। एक स्ट्रैंड 5 डेज एंड है और एक स्ट्रैंड 3 डेज एंड है। वैसे ही दूसरा साइड का जो स्ट्रैंड है उसमें 3 डेज एंड और 5 डेज एंड। इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे देखिए 5 डेज, ये 3 डेज एंड, ये 3 डेज एंड, ये 5 डेज एंड। क्यों ऐसे हुआ है, क्योंकि अगर हम दोनों को अगर सेम रख देते, यहाँ पे अगर हमारा 5 डेज एंड होता और यहाँ पे अगर हमारा 3 डेज एंड होता, तो यहाँ पे क्या होता, DNA का जो स्ट्रैंड है वो सही से नहीं रह पाता, क्योंकि वो सेम नाइट्रोजनस बेस हो जाता है और वो क्या करता है, रिपल करता है दोनों को, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे किए हैं और DNA को कुछ 24 डिग्री में घुमा दिए हैं। ये जो स्ट्रेट है ना, इसको हम 24 डिग्री में घुमा दिए हैं, इसलिए वो हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। ये होता है पूरा हमारा DNA के बारे में जो क्लास 10th में दिया था। अभी हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। DNA क्या होता है, DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका लेंथ क्या होता है, आप सब वो सब हमने अभी जान लिया। फिर अभी देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सेल डिवीजन पहले माइटोसिस हुआ है, पहले माइटोसिस देन मियोसिस। जो सेल डिवीजन है पहले माइटोसिस में डिवाइड हुआ है, पहले फिर मियोसिस में डिवाइड है। माइटोसिस जो है उस माइटोसिस अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है इंटरफेस, फिर दूसरा है एम फेज। इंटरफेज जो है वो अगेन 3 सब पार्ट में डिवाइड हुआ है। इंटरफेज जो है हम उसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। अभी देखेंगे इंटरफेज क्या होता है, एम फेज क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं। एम फेज में ये देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। तो एम फेज जो है उसमें 4 तरह के स्टेजेस होते हैं। सेल डिवीजन के 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टेलोफेज। फिर हमारा जो मियोसिस, पहले माइटोसिस होता है फिर मियोसिस होता है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। मतलब माइटोसिस जो होता है यहाँ पे क्या होता है, 2n में डिवाइड होता है। माइटोसिस जो होता है क्या होता है, यहाँ पे 2n सेल का जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस 2n होता है, फिर डॉटर सेल में 2n रहता है। फिर यहाँ पे जो मियोसिस होता है, मियोसिस यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड है। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, सेल का जो क्रोमोसोम होता है हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मियोसिस जो उसका जो स्पेशल होता है, मियोसिस देखिए यहाँ पे इंटरकाइनेसिस एंड मियोसिस 2 ये दोनों एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसे ही हुए हैं।
इंटरकाइनेसिस, यहाँ पे देखिए इंटरफेज है, एमफेज है, यहाँ पे इंटरकाइनेसिस एंड म्यूसिस है। लेकिन यहाँ पे जो म्यूसिस में म्यूसिस 1 जो है वो ये वाला स्पेशल फेज है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का पार्ट 1 होता है, मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर जो प्रोफेज 1 होता है ना, ये वाला लार्ज फेज होता है। प्रोफेज 1 जो होता है ये वाला लार्ज फेज होता है। लार्ज फेज मतलब प्रोफेज 1 इंटरकाइनेसिस में अगेन डिवाइडेड होता है। क्या क्या किस 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 पार्ट में डिवाइडेड होता है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है। प्रोफेज से प्रोफेज ही 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्या क्या हुआ है, लिप्टोटिन में हुआ है, जाइगोटिन में हुआ है, पैकेटिन में हुआ है, डिप्लोटिन में हुआ है एंड डाइकाइनेसिस में हुआ है। फिर जाके हमारा म्यूसिस 2 आता है, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। यहाँ पे जो हमारा लिप्टोटिन है, लिप्टोटिन किस तरह बनता है, हमारा जो डाइकाइनेसिस के प्रोसेस में बनता है। लिप्टोटिन में देखिए हमारा डिप्लॉयड क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, फिर यहाँ पे एक क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम के अंदर जब बॉन्ड बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम के अंदर जब बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड को बोलते हैं हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम के अंदर बाइंडिंग स्टार्ट होता है। बाइंडिंग कैसे होता है, पहले यहाँ पे जो ब्लैक क्रोमोसोम होता है, मतलब एक तरह का कलर का क्रोमोसोम है, ये एक कलर का क्रोमोसोम है। इसका जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड आपस में मिलने लगते हैं। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक, जो एक कलर का ब्लैक कलर का क्रोमोसोम, ये रेड कलर का क्रोमोसोम, इसका जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड का लोअर आर्म दोनों यहाँ पे मिल गए। मिलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का एक कलर चेंज हो जाता है, यहाँ पे रेड आता है, रेड में एक कलर चेंज हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक आ जाता है। ठीक है, मतलब एक एक कलर क्या हो जाता है, मतलब एक एक आर्म क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आर्म चेंज जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन एंड डिप्लोटिन जो होते हैं, ये 4 फेजेस में, 5 फेजेस में ऐसे हो जाते हैं। फिर होने के बाद क्या होता है, ये फिर जाता है प्रोफेज 2 में, फिर प्रोफेज 2 से मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये एग्जैक्टली कैसे होता है, म्यूसिस 2 एग्जैक्टली लाइक हमारा माइटोसिस के जैसे होता है। यहाँ पे फिर माइटोसिस के जैसा होता है। म्यूसिस में सिर्फ यहाँ पे म्यूसिस 1 ही अलग था, फिर म्यूसिस 2 जो होता है माइटोसिस के जैसे ही होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे अभी माइटोसिस में जो एम फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेज कैसे डिवाइड हुए हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। यहाँ पे देखते हैं सेल साइकिल के बारे में, पूरा हम डिटेल देखेंगे अभी। सेल साइकिल में देखिए 2 फेज होता है, पहले एक होता है इंटरफेज, फिर होता है एम फेज। इंटरफेज में 3 तरह का फेज डिवाइड हुआ है। इंटरफेज एक हुआ है गैप वन फेज, और एक होता है सिंथेसिस फेज, दूसरा होता है गैप 2 फेज। ठीक है, इंटरफेज फिर 3 सब पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहले होता है गैप 1, सेकंड होता है सिंथेसिस फेज, तीसरा होता है गैप 2 फेज। गैप 1 में क्या क्या होता है हमारा, देखिए गैप 1 मतलब यहाँ पे हम जी को हम क्या बोल सकते हैं, गैप 1 की जगह पे हम ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं। इंटरफेज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, गैप 1, सिंथेसिस, गैप 2। गैप को हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, तो ग्रोथ 1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड ग्रोथ 2 फेज। फिर देखिए एम फेज में फिर एम फेज दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्या है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब कैरियोकाइनेसिस में 4 प्रोसेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज है प्रोफेज, दूसरा फेज है मेटाफेज, तीसरा फेज है एनाफेज, चौथा फेज है टेलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब पूरा डिवीजन सेल का हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, 2 डॉटर सेल में फॉर्मेशन होने के लिए साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ता है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे डिवाइड होता है, कौन से फेज में, साइटोकाइनेसिस फेज में डिवाइड होता है। गैप 1 जो है या फिर जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज में क्या क्या डिवाइड होता है हमारा, सबसे पहले तो हमारा साइटोप्लाज्म ग्रोथ होता है, आरएनए सिंथेसाइज होता है। फिर क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है मतलब सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या क्या होता है देखिए, सेल ग्रोथ होता है,
सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है, आरएनए सिंथेसाइज होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब डिवाइड होते हैं पहले गैप वन फेज में। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है, रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एम फेज है, एम फेज में हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, माइटोसिस फेज बोलते हैं। एम फेज को माइटोसिस फेज, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में 3 पार्ट है, G1, S एंड G2। G1 मतलब गैप वन या फिर ग्रोथ फेज, S मतलब सिंथेसिस, G2 मतलब गैप 2 या फिर ग्रोथ 2 फेज। फिर होता है हमारा गैप वन में क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आरएनए सिंथेसाइज होता है। फिर क्या होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होते हैं। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है सिंथेसिस फेज में, डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर G2 फेज में, ग्रोथ 2 फेज में, जो ग्रोथ 1 फेज के लिए जितना टाइम मिलता है, अगर उस टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आरएनए, सेल वॉल्यूम, सेल ग्रोथ अगर अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है तो ग्रोथ 2 फेज में उसे और टाइम मिल जाता है थोड़ा और डिवाइड करने के लिए, साइटोप्लाज्म को और थोड़ा डिवाइड करने, मतलब और थोड़ा बढ़ाने के लिए। साइटोप्लाज्म का भी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है, सेल का भी वॉल्यूम, सेल का भी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है, सेल का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है G1, S एंड G2 फेज में। फिर हमारा आता है एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। सबसे पहले क्या होता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये पूरा इसका एनिमल का जो सेल है उसमें पूरा डिवीजन यहाँ पे मैं बताया हूँ। देखिए सबसे पहले आता है इंटरफेज। इंटरफेज में ये सब डिवाइड होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होगा और बाकी सबका ग्रोथ होगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ये हमारा सेंट्रोमियर है। यहाँ पे जो देखिए आप स्टार तरह का बना है, ये होता है हमारा सेंट्रोमियर। सबसे पहले प्रोफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। सेंट्रोमियर मतलब जो सेंट्रोमियर यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम्स को बाइंड करके इक्वेटर पे रखता है, ठीक है। सेंट्रोमियर पहले डिवाइड होता है। सेंट्रोमियर डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर प्रोफेज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर से प्रोफेज, लेट, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में डिवाइड हुआ है और फिर लेट प्रोफेज में डिवाइड हुआ है। अर्ली प्रोफेज में सेंट्रोमियर क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है 2 पार्ट में। फिर सेंट्रोमियर लेट प्रोफेज में इक्वेटर पे जाता है। इक्वेटर पे जाने के बाद यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है, न्यूक्लियस डिसअपियर होता है। न्यूक्लियस डिसअपियर होने के बाद लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो इक्वेटर पे ऐसे अरेंज होते हैं, यहाँ पे जो लाइंस बन जाते हैं, फिर यहाँ पे इक्वेटर पे अरेंज होने के लिए तैयार होते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, ये लोग इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में इक्वेटर पे अरेंज होने के बाद हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाता है। क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन में एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाता है। क्रोमेटिड में डिवाइड होने के बाद एनाफेज 2 तरह का होता है, अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स में डिवाइड होता है और लेट एनाफेज में क्रोमोसोम्स टुवर्ड द पोल्स चले जाता है, ठीक है, पोल्स पे चले जाता है। यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स डिवाइड हुए हैं, फिर ये क्या होता है, क्रोमेटिड्स पोल पे चले जाने के बाद क्रोमेटिड मिलके क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। क्रोमोसोम बनाने के बाद यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड होने लगता है। मतलब क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करने लगता है। यहाँ पे देखिए जो कर्व स्ट्रक्चर बना है, ये क्यों बना है, ताकि सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो सके। टीलोफेज में वो होता है, टीलोफेज में जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, कर्व हो जाता है, फिर साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं 2 डॉटर सेल में, फिर यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है एनिमल सेल का पूरा सेल डिवीजन।